स्टूडेंट्स, साइको की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन हमारा 148 है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म कब हुआ, उत्पत्ति कब हुई? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हमारी 1900 ईस्वी में हुई। स्टूडेंट्स, शिक्षा शब्द संस्कृत के जिस धातु से बना है उसका नाम पूछा हुआ है। तो शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से निकला है। स्टूडेंट्स, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है और इस प्रकार का कथन इन चारों में से किसके द्वारा कहा गया था? तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन आपका कहा गया था स्किनर महोदय के द्वारा। छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए इन चारों में से किस पद्धति का, किस मेथड का प्रयोग किया जाता है? तो छात्रों के व्यक्तित्व को मापने, परामर्श देने के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। निरीक्षण करके सीखना विधि को किसने प्रतिपादित किया था? निरीक्षण करके सीखना विधि हमारी सिम्पसन्स के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। स्टूडेंट्स, सीखने के लिए विशेष सामग्री का स्वरूप होना चाहिए। यह कैसा होना चाहिए? यानी जब बच्चा सीखता है तो सीखने के लिए विशेष सामग्री का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सरल से कठिन होना चाहिए हमेशा। सीखने के लिए विशेष सामग्री का स्वरूप सरल से कठिन होना चाहिए। थोर्नडाइक के मुख्य नियम, तत्परता का नियम भी मुख्य नियम है, अभ्यास का नियम भी मुख्य नियम है, प्रभाव का नियम भी है। तो अगर आपसे ये पूछें कि थोर्नडाइक के मुख्य नियम कितने हैं, तो कितने स्टूडेंट्स आपके पास? 3 हैं। उनके नाम तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, यानी उपयुक्त सभी। सूझबूझ जहाँ वर्ड आता है वहाँ पर कोलर, कोफका, वर्दीमर के नाम आएंगे। स्टूडेंट्स, सूझ और बूझ सुल्तान नामक चिंपैंजी बंदर पर किया गया था, कोहलर, कोफका, वर्दीमर के द्वारा। गेस्टाल्टवादी जर्मनी थे। गेस्टाल्टवादी इन चारों में से कौन से थे? जर्मनी थे। सीखने के आधुनिक सिद्धांत में आता है, सीखने के आधुनिक सिद्धांत में थोर्नडाइक का सिद्धांत भी आता है, जड़ का सिद्धांत भी आता है और बागई का सिद्धांत भी आता है। स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं? सीखने के आधुनिक सिद्धांत में थोर्नडाइक का सिद्धांत भी आता है, जड़ का सिद्धांत भी आता है और बागई का सिद्धांत भी आता है। इसलिए उपयुक्त सभी राइट आंसर। अंतःक्रिया विश्लेषण की निरीक्षण पद्धति किसकी देन है? तो अंतःक्रिया विश्लेषण का जो निरीक्षण पद्धति है वो आपकी फ्लैंडर की है। अंतःक्रिया विश्लेषण की पद्धति दी गई थी फ्लैंडर साहब के द्वारा। अधिगम की इन चारों में से प्रभावशाली विधियाँ कौन कौन सी हैं जो सबसे अधिक प्रभाव बच्चों पर डालती हैं? करके सीखना सबसे बेस्ट मेथड माना गया है। करके सीखा हुआ बच्चे को लॉन्ग टर्म तक याद रहता है, वो अपने हाथ से कर सीखता है, इसलिए वह ज़्यादा देर तक उसको याद रख पाता है। ऑब्जर्वेशन मेथड भी अच्छा होता है। व्याख्या और वाद भी हमारी कैसी विधि है? प्रभावशाली विधियाँ हैं। तो तीनों मेथड सही होने से आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाता है। भारत में बुद्धि परीक्षण का आरंभ कब किया गया था? तो भारत में बुद्धि परीक्षण का आरंभ किया गया स्टूडेंट्स 1920 में। कब किया गया स्टूडेंट्स? 1920 में। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र हमेशा कैसा होता है? व्यापक होता है। मूल्यांकन का हो तो भी व्यापक होता है, मापन का हो तो भी क्या होता है? व्यापक होता है। याद करना आपको, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, मूल्यांकन का क्षेत्र, मापक का क्षेत्र, सारे क्या होंगे? आपके व्यापक क्षेत्र होंगे। वुडवर्थ ने सबसे पहले किसका निर्माण किया था? तो वुडवर्थ होते हैं हमारे प्रश्नावली के लिए जाने जाते हैं। जब भी प्रश्नावली आती है, प्रश्न मेथड आता है, तो कौन? हमारे वुडवर्थ साहब। इन चारों में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि पूछी हुई है। तो चारों विधियों में से सबसे प्राचीनतम विधि आपकी अंतर्दर्शन विधि। कौन सी विधि है? अंतर्दर्शन विधि। किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में इन चारों में से सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि पूछी हुई है कि बालक की समस्या के कारणों को जानना है, ढूंढना है और सबसे कम उपयोगी कौन सा है वो आपको पता करना है। तो परीक्षण करना सबसे कम उपयोगी मेथड होगा। स्टूडेंट्स, समाज विधि के द्वारा जांच की जाती है। समाज मिति विधि के द्वारा जांच की जाएगी समाज की, यानी कि समाजिका की। सृजनात्मकता के सिद्धांत का मतलब होता है मन का विश्लेषण। सृजनात्मकता सिद्धांत है और मन का विश्लेषण आपका दिया गया था सिगमंड फ्रायड महोदय के द्वारा। साहचर्यवाद का सिद्धांत भी है और समग्रवाद का सिद्धांत भी, यानी कि सृजनात्मकता के सिद्धांत में मन का विश्लेषण सिद्धांत भी आएगा,
सहचार्यात्मक सिद्धांत भी आएगा, समग्रवाद भी आएगा, उपवृक्ष भी आएंगे। सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, तो आपका चिंतन भी होता है, बुद्धि का स्तर भी होता है, मौलिकता और नवीनता तो होती ही होती है। तो इसका मतलब है चिंतन भी, बुद्धि का स्तर भी, मौलिकता नवीनता भी, उपवृक्ष भी। राइट आंसर स्टूडेंट्स। भारत का भविष्य उसी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। इस प्रकार का कथन, इस प्रकार का मत किसके द्वारा दिया गया था कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है? तो इस प्रकार का कथन कहा गया था आपका कोठारी शिक्षा आयोग के द्वारा। कोठारी शिक्षा आयोग के द्वारा। प्रधानाचार्य की विद्यालय में वही स्थिति होती है जो जहाज में उसके कप्तान की होती है। तो यह मत किस शिक्षा शास्त्री के द्वारा दिया गया था? तो यह मत दिया गया था प्रोफेसर राय बर्न के द्वारा। स्टूडेंट्स, यह मत किसके द्वारा दिया गया? प्रोफेसर राय बर्न के द्वारा। ग्राम शिक्षा पद्धति का मुख्य दायित्व क्या होता है? ग्राम शिक्षा पद्धति का मुख्य दायित्व होता है ग्राम शिक्षण संस्थानों को भौतिक संस्थान उपलब्ध करवाने में सहयोग देना। यानी कि ग्राम शिक्षा पद्धति का ग्राम शिक्षण संस्थानों को भौतिक संस्थान उपलब्ध करवाने में सहयोग देना होता है। ग्राम शिक्षा समिति को दिशा निर्देशन में सहयोग अपेक्षित होता है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा भी होता है, जिला शिक्षा बोर्ड के द्वारा भी होता है और जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा भी। यानी ग्राम शिक्षा समिति का निर्देशन करने वाले आपके तीनों होते हैं, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा बोर्ड और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा, यानी कि उपयुक्त सभी राइट आंसर स्टूडेंट्स। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से संभव है। तो क्या क्या संभव होगा आपका? विद्यालय में बच्चों का ठहराव, बिल्कुल सही होता है। बच्चों के नामांकन वृद्धि होगी, ये भी सही है ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से। शिक्षा का प्रसार होगा, ये भी। उसी गुणवत्ता में सुधार भी आएगा, ये भी। यानी कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से आपका क्या क्या संभव हो सकता है? विद्यालय में बच्चे ठहरेंगे, ये काम बिल्कुल होगा अगर ग्राम शिक्षा समिति साथ देती है तो। और बच्चों के नामांकन में वृद्धि होगी अगर ग्राम के लोगों को जागरूक किया जाएगा तो। शिक्षा का प्रचार प्रसार भी होगा, उसकी गुणवत्ता में सुधार भी आएगा। शिक्षक के कम शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु क्या आवश्यक होता है? शिक्षक के कम शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए आपकी दैनिक पाठ योजना बहुत मेन होती है स्टूडेंट्स। जो दैनिक पाठ योजना होती है वो एक अध्यापक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी के बेस पर उसका पूरा दिन की दिनचर्या का कार्य होता है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान का इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग शिक्षकों के सेवापूर्ण और सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करवाना सबसे मेन उद्देश्य होता है। क्या होता है? शिक्षकों के सेवापूर्ण एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करवाना होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट द्वारा मार्गदर्शन एवं सहयोग देना अपेक्षित है। किस किस प्रयोग में अपेक्षित है? विद्यालय संबंध में भी अपेक्षित होता है, विद्यालय का प्रबंधन समिति में भी होता है और जिला शिक्षा बोर्ड में भी होता है। यानी डाइट जो होता है उसका मार्गदर्शन सहयोग देना किसको अपेक्षा करेगा? विद्यालय के संगम को भी अपेक्षा करेगा, विद्यालय की प्रबंधन समिति को भी और जिला शिक्षा बोर्ड को नहीं। इसलिए डी इज राइट आंसर, उपयुक्त भी। शिक्षा मनोवैज्ञानिक की देन होती है बाल केंद्रित शिक्षा। यानी कि पहले जो हमारी शिक्षा का स्तर होता था वो टीचर सेंटर होता था, टीचर्स जो कुछ करता था वही राइट होता था। लेकिन आज जो हमारी शिक्षा का माध्यम है, जो बेस है, वो है चाइल्ड सेंटर मेथड, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा। और यही हमारी शिक्षा मनोवैज्ञानिक की डेफिनेशन है। बाल केंद्रित शिक्षा देना ही शिक्षा मनोवैज्ञानिक कहलाता है। व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है स्टूडेंट्स? व्यवहारवाद के जन्मदाता आपके वाटसन साहब। पूर्ण कारकवाद के जन्मदाता कौन माने गए हैं? तो पूर्ण कारकवाद के जन्मदाता माने गए हमारे वर्दीमर माने गए। कौन माने गए स्टूडेंट्स? वर्दीमर। ईद ईगो सुपर ईगो की धारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो फ्राइड साहब के द्वारा दी गई थी, ईद ईगो और सुपर ईगो। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग होता है। यानी अभिप्रेरणा के बगैर सीखना संभव नहीं हो सकता। परिपक्वता होगी, प्रेरणा होगी तो ही सीखा और बेटर होगा, लॉन्ग टर्म तक याद रख पाएगा और सर्वोत्तम भी होगा। यह स्किनर साहब ने कहा था स्टूडेंट्स। विद्यालय के निर्देशन के निम्नलिखित प्रकारों में से मनोविज्ञान का प्रयोग किस में होता है? तो विद्यालय में निर्देशन के प्रकारों में से मनोविज्ञान का जो प्रयोग होता है व्यवसाय निर्देशन में भी होता है,
शैक्षिक गाइडेंस में भी होता है और व्यक्तिगत में भी होता है। तो इसलिए व्यावसायिक, शैक्षिक, व्यक्तिगत उपरोक्त सभी राइट आंसर। आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग निम्न में से किस पर आधारित होता है? तो आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग जो होता है व्यक्ति विभिन्नताओं पर निर्भर करता है। अध्यापन के क्षेत्र में मनोविज्ञान की सबसे बड़ी देन क्या कहलाएगी? तो अध्यापन के क्षेत्र में मनोविज्ञान की सबसे बड़ी देन होगी शिक्षा की खेल प्रणालियाँ। सीखने की प्रक्रिया में प्रमुख मनोविज्ञान तत्व कौन सा होता है स्टूडेंट्स? सीखने की प्रक्रिया में ऑप्शंस के हिसाब से पुरस्कार और दंड की व्यवस्था जो होती है वो मनोवैज्ञानिक तत्व हमारा सीखने की प्रक्रिया में सबसे मेन अहम होता है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।